हेलो गाइस, वेलकम टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1947 से लेकर 1958 तक का इरा डिस्कस किया था। 1958 में इस्कंदर मिर्ज़ा जो है पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करते हैं और अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है अयूब खान इस्कंदर मिर्ज़ा को डिसमिस करके ख़ुद ही सारा कंट्रोल संभाल लेते हैं और उसके बाद वो 1959 से लेकर 1969 तक हुकूमत में रहते हैं। तो इस इरा को डिकेड ऑफ डेवलपमेंट और इस तरह के मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंट्रडिक्शंस भी है। तो इस इरा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। Dawn of a new era, often known as the Decade of Development, is Pakistan's golden years of a social liberal military dictatorship. Pakistan's first military dictator laid the foundations of a capitalist economy under military rule. तो ये मुख्तलिफ नाम इस इरा को दिए गए हैं। इसी इरा में कैपिटलिस्ट इकानमी की बुनियाद रखी गई। This resulted in numerous economic and social contradictions which played themselves out not just in the 1960s but beyond. तो इस एरा में कुछ इकोनॉमिक और सोशल कंट्रडिक्शंस थे जिसकी वजह से उसी एरा में भी कंट्रडिक्शंस थे और बाद में भी जो है वो कंट्रडिक्शंस जारी रहे। तो where Ayub Khan's rule created the social and economic conditions leading to the separation of East Pakistan and to the rise of Zulfikar Ali Bhutto's अवामी इनकलाब। तो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो है कुछ कंडीशंस ऐसे बने कि ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं आजकल, तो वो पाकिस्तान से अलग हो गया और बाद में हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का राइज नज़र आता है। इस इरा के बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट को अगर देखें तो अनलाइक मोस्ट जनरल्स हु हैव लेड पाकिस्तान्स आर्म्ड फोर्सेस since 1969, all who have claimed they have absolutely no political ambitions. General Ayub Khan, very early in his career, made it clear that he wanted to play a role in framing Pakistan's destiny and not just as its commander in chief. अयूब खान जो पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ थे, तो बाकी जनरल्स की तरह इनके बाकी जनरल्स जो है वो पॉलिटिकल एम्बिशन से इनकार करते थे, लेकिन ये शुरू से ही इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, कुछ एस्पिरेशंस थे। He had ambitious aspirations right from the early 1950s when in 1951 Ayub became the country's first Pakistani army chief under Prime Minister Liaquat Ali Khan with what Shuja Nawaz in his monumental crossed swords call all the qualities of a political soldier। ये क्रॉस्ड स्वर्ड्स जो है ये बहुत अहम बुक है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो इसमें शुजा नवाज जो है इन्होंने इनको ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ ए पॉलिटिकल सोल्जर का टाइटल दिया था। Less than 2 months as commander-in-chief, Ayub was asked by the Prime Minister to help deal with an alleged conspiracy by a group of leftists along with a host of senior military officers who wanted to overthrow the government in what is since called the Rawalpindi conspiracy case. पिछले लेक्चर्स में हम रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस का जिक्र कर चुके हैं, जिसमें कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स भी थे और कुछ सिविलियंस भी थे। तो शुरू में ही इनको ये टास्क दिया गया कि रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस से निपटा जाए। With the absence of any semblance of political leadership following the assassination of Liaquat in 1951, the Pakistan Army, along with a string of bureaucrats, began to emerge as the only organized and stable institution in the country. तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो उस वक़्त बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शंस और बहुत ज़्यादा तज़ादात थे उनमें। तो इसी मौके से ब्यूरोक्रेसी ने और अयूब ख़ान ने जो मिलिट्री लीडरशिप थी उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो ये चूँकि ये दोनों सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो थे ये उस वक़्त सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड थे, बाकी पॉलिटिकली पाकिस्तान ऑर्गेनाइज नहीं था, तो इसका इन्होंने अच्छा फ़ायदा उठाया। The army saw first blood when martial law was imposed in parts of Punjab on March 8, 1953.
हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि लाहौर में मार्शल लॉ लगा था 1953 में, जहाँ पे कादियानी इशू की वजह से राइट्स बन गए, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया। उधर से ही इनको उधर से ही इन्होंने शुरुआत कर ली। देयर वर मेनी चेंजेस ऑफ लीडरशिप इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ पाकिस्तान's existence when pro-US Muhammad Ali Bogra was made prime minister in 1953, and in 1954 the serving commander-in-chief of the army became part of the cabinet as a defense minister. इस इरा में बहुत सारे चेंजेस हमें नज़र आती हैं। तो करीबन हर साल बाद जो है हर 2 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है। तो इसी जो मोहम्मद अली बोगरा का इरा था उसमें कमांडर इन चीफ अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिया गया था। अयूब was Pakistan's only serving head of the army who had the experience of being in a civilian cabinet prior to the running prior to running the country. तो अयूब खान जो थे ये वो पाकिस्तान के वाहिद डिक्टेटर थे जो डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ से पहले भी सिविलियन कैबिनेट का हिस्सा रह चुके थे। Over the subsequent 4 years or so before he eventually took over power in a coup in October 1958, some decisions were made by the various governments of that time which were to have an impact on events after 1958. तो इस इरा में कुछ डिसीशंस ऐसे थे जिसके असरात जो है वो बाद में भी हमें नज़र आते हैं। पाकिस्तान became part of the US-led alliance in the region to counter communism and threat from the Soviet Union. तो पाकिस्तान इस इरा में जो सीटो और सेंटो मुआहिदों का हमने जिक्र किया है उन अलायंसेस का हिस्सा बना, और वो उसका मकसद ये था कि कम्युनिज्म को काउंटर किया जा सके और सोवियत यूनियन के ख़तरे को टला जा सके। बिकमिंग पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन 1954 and the Baghdad Pact in 1955, Pakistan chose a path of dependence which has continued until recently. तो ये सिलसिला जो अमेरिका पे डिपेंडेंस का है ये अब तक जारी है। Domestically, to deal with the perceived threat of East Pakistan's majority to counter provincialism, the one unit in Pakistan was created. तो यहाँ पे प्रोविंशियलिज्म को काउंटर करने के लिए वन यूनिट बनाया गया। एन ओवरली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस with concentration of power largely in the hands of the military and bureaucracy with US interests in the region set the stage for the years to come. तो एक ओवरली सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट किया गया क्योंकि यूएस के मफादात उसी में ही थे। तो ज़्यादातर पावर्स जो थे ये मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के पास थे। द मैनिफेस्ट डेस्टिनी, अकबर ज़ैदी इसके बारे में कहते हैं कि द अलीगल एजुकेटेड सेंट्रस्ट ट्रेंड अयूब वाज a representative of his age, of a tradition like so many other men on horseback, with justification found in academic literature endorsing the modernization mission of authoritarian leader, almost all from the military. अच्छा, इसके अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया तो इसके हवाले से फिर मीडिया का रिएक्शन क्या था? With few exceptions of leftist newspaper and some Bengali newspaper, the Pak press was positively inclined toward the military takeover. तो लाजमी बात है कि जहाँ पे मिलिट्री इतनी पावरफुल थी तो पाक प्रेस ने भी उसी की तरफ जो है इंक्लाइन होना था, उसको अप्रूव करना था। द यूएस एंड ब्रिटिश प्रेस रोट अप्रूविंग एडिटोरियल्स इन फेवर ऑफ द कूप। तो पाकिस्तान के अलावा यूएस और ब्रिटिश प्रेस जो थे वो भी इसको अप्रूव कर रहे थे और इसकी तारीफ़ें कर रहे थे। द इन्फ्लुएंशियल डॉन ऑफ कराची केम आउट स्ट्रांगली अ फ्यू डेज आफ्टर द कूप इन सपोर्ट ऑफ इट इन एन एडिटोरियल इंटाइटल्ड अ सैन रिवॉल्यूशन। तो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन जो था वो भी स्ट्रांगली इसके फेवर में आया और इसको एक सैन रिवॉल्यूशन जो है वो करार दिया गया। तो इस एडिटोरियल में वो फर्दर लिखते हैं कि देयर हैव बीन मैनी रिवॉल्यूशंस, ये सॉरी यहाँ पे गलती हुई है,
revolution लिखा गया in the world, but the revolution of us has been of a different sort. A complete change of both system and regime has been brought about without any strife or bitterness and without disorganizing the normal life of the citizens. This feat will perhaps stand out in history as a shining testimony to the wisdom, humanity, and large hearted patriotism of the architects of the new order. तो इन अल्फाज में जो था, डॉन ने उसको उसकी तारीफ़ की थी अयूब ख़ान के रिवॉल्यूशन की, अयूब ख़ान के मार्शल्ला की। इसके बाद जो है अयूब ख़ान की पॉलिसीज़ आती हैं। तो इन पॉलिसीज़ को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।